हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें पहला पॉइंट था किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, जबकि जो दूसरा पॉइंट था वो था कि अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी क्रम में हम लोग जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है अनंत विस्तार के आवेशी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज के वीडियो में हम लोग इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसको पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अनंत विस्तार के आवेशी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है, अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो आइए इसका डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम देख लेते हैं। और उस डायग्राम में मेनली ये है कि हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो किस तरह से लेंगे, और जो लैंग्वेज मानेंगे वो लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। आइए ये सब देख लेते हैं। अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना चालक प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या होता है, हमारा सिग्मा होता है। यानी सिग्मा इक्वल टू देखें तो हम क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। इस प्लेट के कारण लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा एक अनंत विस्तार का चालक प्लेट है। अनंत विस्तार का मतलब ये नहीं है कि हमारा क्या हो जाए, वो जो उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई अनंत हो गई। अभी इसको हम समझा रहे हैं कैसे। अगर जो बिंदु हमको क्या करना है, जो जहाँ अगर इस प्लेट से जो बिंदु है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु बहुत पास हो और वो प्लेट की तुलना में उसकी जो बिंदु की जो दूरी है बहुत कम हो, तो उस स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं कि जो ये प्लेट है इसका विस्तार क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिलहाल जब हम इसको आवेश देते हैं तो ये आवेश कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी प्लस प्लस है, ये बाहरी सतह पे आ जाता है और बाहरी सतह पे आ जाने के कारण ये बीच में जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम अनंत विस्तार के एक चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो यह आवेश बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाती है और चालक के पृष्ठ पर तथा उसके निकट बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पट्टिका क्षेत्र के लंबवत होती है। मतलब यहाँ पे देखिए कि हमें अगर यहाँ पे हमको निकालना होगा तो इस पट्टिका के क्या होगा, लंबवत होगा। यानी इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसी के क्या होगा, लंबवत होगा। मतलब कि इधर ही होगा या तो इधर होगा। ये हमने यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया है चित्रानुसार। अगर से देखें हम तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको आवेश दिया है तो ये आवेश क्या हो गया है, बाहरी सतह पे एक समान रूप से बट गया है। यहाँ पे देखिए तो ये प्लेटों के बीच में ये क्या है, क्योंकि कोई भी आवेश नहीं है इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, शून्य हो गया। और हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और जहाँ पे हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस सिचुएशन में जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा और बेलनाकार होने के कारण इसके जब बेलनाकार होगा तो इसके 3 पृष्ठ हो सकते हैं। 3 पृष्ठ हो सकते नहीं, 3 पृष्ठ होंगे। पहला पृष्ठ ये होगा, दूसरा पृष्ठ ये होगा, तीसरा पृष्ठ इसका ये होगा। मतलब 2 पृष्ठ कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे और एक कैसा होगा, कर्व सरफेस होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र क्योंकि प्लस है तो प्लस के लिए बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। हमने यहाँ पे एक अल्पांश भाग ले लिया तो वो उसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। जबकि यहाँ पे देखें तो भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बीच में तो है ही नहीं, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। जबकि हम अगर कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस पे जो एरिया वेक्टर हम लेंगे वो क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। जबकि ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इसी की दिशा में होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र और जो ये एरिया वेक्टर है दोनों कैसे होंगे, लंबवत होंगे। अब हमको क्या करनी है, अब इन तीनों सरफेस यानी जितना हमको, चूंकि हमको पूरा पहले फ्लक्स निकालना है। ये जो हमने प्लेट ले रखा है, पूरे प्लेट से कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, जब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों जो सरफेस लिए हैं हम, ये पहला सरफेस ए, दूसरा सरफेस बी, तीसरा सरफेस सी, कर्व सरफेस को हमने सी लिया है और ये सर्कुलर को हमने क्या लिया, ए और बी लिया है। तो तीनों सरफेस से जितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा सभी फ्लक्स को अलग अलग जोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल जो प्लेट है, प्लेट से क्या करना है, यानी टोटल सरफेस से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर
सिग्मा इंटू ए, इसको हमने क्या कर लिया, समीकरण 1 बना लिया। क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व दिया, इसलिए यहाँ से हम लोगों ने जो आवेश है इसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल के रूप में लिख लिया। उसके बाद देखें अगर, तो जो हम फ्लक्स की परिभाषा पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अनुसार हम जानते हैं कि जो किसी भी सरफेस से जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो फाई ई किसके बराबर होता है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई वेक्टर ई डॉट डी ए। और हम जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन लिखते हैं जब, तो ऐसे लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पूरा सरफेस को क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखें कि जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। कैसा है वो, बेलनाकार है। और बेलनाकार पृष्ठ लिए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बेलनाकार पृष्ठ को 3 पृष्ठों में विभाजित किया है, ए बी और सी। तो उस स्थिति से देखें हम उस हिसाब से, तो जो गॉसियन पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, 3 भागों में बांटा हुआ है। अतः जो ये फाई किसके बराबर हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए सरफेस ए डी ए कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस सी ई डी ए कॉस थीटा। अभी हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, थोड़ा सा डायग्राम में आप लोग देखिए, जो ये सरफेस ए है वो सरफेस का है प्लेटों के बीच में है, यानी जो प्लेट है तो प्लेट के बीच में लिया गया है, प्लेटों के बीच में नहीं, यानी प्लेट के बीच भाग में लिया गया। और बीच में क्या है, कोई भी आवेश नहीं है, मतलब कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, 0। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों परिमाण में बराबर हैं और बराबर, और दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। और जब यहाँ पे 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू कुछ भी हो, उस स्थिति में ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब थोड़ा बी की बात करें, तो बी क्या है, बाहर साइड में है, और वहाँ पे उस स्थिति में देखें तो ई और डी ए के बीच में जो थीटा की वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 1 है। थीटा की वैल्यू 0 है, जब काश थीटा 0 करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जबकि हम क्लोज, अगर ये जो क्लोज जो हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये यानी जो हमारा ये वक्राकार पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ के लिए जो हम अगर थीटा की वैल्यू देखें, तो वक्राकार पृष्ठ के लिए हम देख रहे थे कि जो ई की वैल्यू थी वो इधर था, इधर ई का डायरेक्शन किधर था, एक्स की दिशा में था। और जो इसके ऊपर जो हमने एरिया वेक्टर ले रखा था वो कैसे था, डी ऐसे था, यानी दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90। और जब काश 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इंटू डी ए का मान कुछ भी हो, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये 0 हो गया किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना हो गई, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर जब 90 अंश हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि यहाँ पे ई बराबर 0 होने के कारण ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमको मिला जुला के जब फाई ई यानी कुल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी ई डी ए कॉस थीटा। जबकि जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ए इंटू डी ए था ये भी 0 हो गया, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस सी ई डी ए कॉस थीटा ये भी 0 हो गया। जब cos 90 की वैल्यू और ई की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समीकरण कुछ ऐसे हो जाएगा, फाई ई बराबर ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश, प्लस इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ई, क्योंकि ई क्या है, इसमें कांस्टेंट है, इसलिए एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और जो इंटीग्रल केवल जुड़ेगा वो क्लोज इंटीग्रल किसका होगा, सरफेस ऑफ बी डी ए। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें, हम चाहे तो ये क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू भी क्या नाम है कि पुट कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो खाली हम ये मान ले रहे हैं कि माना क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी डी ए बराबर ए, क्योंकि ए यहाँ से कोई मतलब नहीं हुआ, बाद में कैंसिल होगा, इसलिए हम इसको ए ही मान ले रहे हैं, हम इसको बाकी कुछ नहीं मान ले रहे हैं। इसको हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते थे चाहे तो, क्योंकि वो कैसा था, सर्कुलर था, लेकिन हम ए लिख रहे हैं, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तब जो फाई ई किसके बराबर होगा, हम इसके जगह पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन जो ऊपर से आ रहा था वो हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। ये तो रहा, ये फ्लक्स के परिभाषा से जो हम फाई ई फाइंड किए हैं वो कितना हो गया, ई इंटू ए हो गया। परंतु जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फाइंड करें तो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जो फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्योंकि जो हमारा जो प्लेट है, चालक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, वो कहाँ पे रखा गया है, निर्वात या वैक्यूम में लिखा गया, एयर या वैक्यूम में रखा गया, निर्वात या वायु में रखा गया है, तो उस हिसाब से। परंतु अभी हम समीकरण में लिखे हैं
समीकरण 1 से देखे हैं कि जो Q बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है, आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं आवेश को, मतलब Q बराबर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो जब समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे इसमें गॉस प्रमेय में, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब ये देखिए, ये भी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस सरफेस से पास होने वाला, और ये भी क्या है, उसी सरफेस से जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसी सरफेस से पास होने वाला ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब ये दोनों अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 2 और समीकरण 3 से अगर हम कंपेयर करें तो E इंटू ए बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ए इधर भी है और ए इधर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और उस स्थिति में केवल बचेगा E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस चालक प्लेट के कारण होगी वह किसी दूरी पर निर्वात या वायु के लिए होगी। यदि प्लेट को किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए या फिर किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन हो, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है। या अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे वेक्टर E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के एन कैप, जहां पे एन कैप क्या है, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। इस समीकरण से ये पता चल रहा है कि E बराबर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट से ये पता चल रहा है कि जो ये चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह न तो आर पे निर्भर कर रहा है और न ही प्लेट के क्षेत्रफल पे, मतलब कितना मोटा या पतला है इस पे ये निर्भर नहीं कर रहा है। और वह बिंदु जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु की दूरी पर भी ये निर्भर नहीं कर रहा है, केवल ये निर्भर किस पे कर रहा है, यानी सिग्मा पे निर्भर कर रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल घनत्व पे क्या कर रहा है, केवल ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर रही है। गॉस एप्लीकेशन में जो हमारा चौथा एप्लीकेशन है वो ये है, अनंत विस्तार के आवेशित परावैद्युत परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी इनफाइनाइट चार्ज डाई इलेक्ट्रिक सीट। तो इसको हम लोग कैसे, इस सीट के कारण, जो डाई इलेक्ट्रिक सीट है इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करनी है, तो आइए इसको देखते हैं कि उसका डायग्राम क्या होगा और लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हम लोग इतना लिख देंगे तो हमारा काम बन जाता है। माना एक अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत या अचालक, एक परावैद्युत भी डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, प्लेट पर आवेश घनत्व तो सिग्मा है। इस परत से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज कीजिए ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ पे हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस परावैद्युत प्लेट के कारण। अब एक चीज देखिए कि अगर यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है तो अगर यहाँ पे हम छोटे छोटे दो खंड ले, एक यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लें और एक एरिया यहाँ पे ले लें, और यहाँ से अगर यहाँ पे इस बिंदु को मिला है तो जैसे हम लोगों ने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो अनंत जो स्मॉल लंबाई का था तो स्मॉल लंबाई के कारण बिंदु पी पर क्या किए थे हम लोग, दो खंडों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विभाजित किए थे, मतलब उसके घटकों में विभाजित किए थे। एक क्या था, क्षैतिज घटक था, एक ऊर्ध्वाधर घटक था। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एक हम पार्ट ले लें और उस पार्ट के कारण सपोज कीजिए ऐसे आ जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे भी एक ले लें और इसके कारण ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो होगा, ये सपोज कीजिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, DE1 है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, DE2 है। तो इसके दो घटकों को वियोजित किया जाएगा, इधर होगा DE cos थीटा, अगर 1 है तो 1, और प्लस क्या हो जाएगा DE2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा DE1 sin थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा DE2 cos sin थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण मिलेगी, केवल ये क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। इसका मतलब अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो केवल क्या होगी, घटकों यानी क्षैतिज घटकों यानी DE cos थीटा के
बराबर ही होगी। और उस स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट से एलांग अगर हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो गॉसियन पृष्ठ को हमको कैसा लेना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ जो हमारा होगा वो भी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी 2r, और उसका जो सरफेस होगा क्या होगा a। यानी अब हमको अगर कहें तो हमको इस तरह का गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, जिसकी गॉसियन बेलनाकार सरफेस लेना पड़ेगा जिसका ऊंचाई 2r और जबकि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, a हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2r लंबाई तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल a का हमने क्या कर लिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया a का हमने एक गॉसियन सरफेस कैसा है वो बेलनाकार है उसको हमने ले लिया। तो वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे देखें अगर तो हमने इसको जो हमारा जो ये सरफेस है इसको हमने क्या नाम रख दिया a, और ये जो हमारा सरफेस है इसको हमने नाम रख दिया b, और ये जो ये कर्व सरफेस है इसको हमने नाम रख दिया c। इसका मतलब जो एक सर्कुलर जो सरफेस मिलेगा वो बाहर की तरफ होगा उसको हमने क्या रखा a, और एक और जो बाहर की तरफ मिलेगा उसको हम लोगों ने नाम रखा b। अब यहाँ पे जो सर्कुलर जो हमारा ये जो वक्राकार पृष्ठ है उसको हमने नाम रखा c। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि यहाँ पे देखें हम कि जो a के सापेक्ष यानी ये जो हमारा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, अगर यहाँ पे एक अल्पांश भाग ले लें, यानी जो पृष्ठ है वो अल्पांश पृष्ठ लें, तो अल्पांश पृष्ठ के कारण अल्पांश पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। जबकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, यानी अगर यहाँ पे भी अल्पांश भाग ले लिया यानी डी ए और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। जबकि हम यहाँ पे अगर कर्व सरफेस की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज कीजिए ऐसे है, एक्स अक्ष की दिशा में है, जबकि यहाँ पे अगर हम वेक्टर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर यानी डीए कैसे होगा, एक दूसरे से लंबवत होगा। अब जब लंबवत होगा तो हम क्या करेंगे, यानी तीनों जो ये सरफेस हो रहे हैं तीनों सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा सबको जोड़कर हम इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के बराबर कर लेंगे। दिया है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो उस स्थिति में गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश होगा तो Q बराबर किसके बराबर होगा, वो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू ए। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला जो किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो फिर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा और ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई। अब एक चीज है कि चित्र से ये जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है ये सरफेस कैसा है, गॉसियन है। तो उस गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस 3 सरफेसों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ए सरफेस है ये वाला सर्कुलर, दूसरा ये वाला है यानी लेफ्ट राइट, और एक सेंटर में है। तो ये भी क्या है, सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, और ये कैसा है, तो ये है हमारा वक्राकार। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और आगे ब्रेक करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई किसके बराबर होगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ए ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी ई डी ए कॉस थीटा। अभी हम लोग यहाँ से डायग्राम से देखिए कि यहाँ से अगर सरफेस ए के लिए देखा जाए, सरफेस ए के लिए ई और डी ए दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में है तो इस स्थिति में ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 अंश। जबकि बी के लिए देखें तो बी के लिए भी क्या है, ई और डी दोनों क्या एक ही दिशा में है, और उस स्थिति में भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि सी के लिए देखें, सी ये हमारा सर्कुलर, ये हमारा जो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ के लिए देखें तो डी ए और ई के बीच में जो एंगल है वो कितना है, राइट एंगल है। उस स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और हम जानते हैं जब ये थीटा बराबर 0 अंश होगा कॉस थीटा 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और यहाँ पे भी कॉस थीटा 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जबकि काश 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो ये टोटल जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काश 0 अंश बराबर 1 और काश 90 अंश बराबर 0, ये मान काश थीटा के रखने पे जब रखेंगे तो हम तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ए डी ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस ई इंटू क्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस बी डी ए और cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ई इंटू क्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस सी डी ए इंटू cos 90 की वैल्यू 0। जब 0 से पुट करेंगे तो और तथा एक और कंडीशन हम ये लगा दें कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, चाहे सरफेस ए हो चाहे सरफेस बी, दोनों एक ही तरह का है, सर्कुलर है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि ए अभी जो एरिया आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ए मान ले रहे हैं। तो जब ये रखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस
डी ए, चाहे वो ए का सरफेस हो चाहे बी का हो, तो उसके लिए हमने ए रख दिया, तो ये फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, और ये 0 हो गया। तब दोनों को जोड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा। इसको समीकरण हमने 2 बना लिया। ये तो रहा फाई, यानी जो हमने गॉस, ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने फाई ई की वैल्यू इतनी फाइंड आउट कर ली। लेकिन हम लोगों ने गॉस परमे का जो परिभाषा, गॉस परमे जो पढ़ा है, तो गॉस परमे के स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो गॉस परमे के स्टेटमेंट से क्या होता है, फाई किसके बराबर होगा, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना, तो ये क्यू क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। क्योंकि अभी समीकरण 1 हम लोग जो लिखे हैं, जो कुल आवेश था, कुल आवेश को हम लोगों ने क्या पृष्ठीय आवेश, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के फॉर्म में लिखा था, तो उसके जगह पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q/A लिख सकते हैं। यानी समीकरण 1 जो हम बनाए थे, तो समीकरण 1 से हम Q का मान रखे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A/ε0। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। अब एक चीज है, ये भी क्या है, उस जो गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जबकि ये भी क्या है, जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है, उस गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। तो दोनों फ्लक्स ही फ्लक्स है, मतलब फाई फाई दोनों के आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो वहां से क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A/ε0। क्योंकि ए इधर भी है, ए इधर है, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमको केवल वैल्यू चाहिए ई की, तो ई बराबर हो जाएगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो सिग्मा/2ε0 होगा। तो ये क्या होगी, वो जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, सीट है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो कहाँ पे रखी गई है, निर्वात या वायु में रखी गई है, वैक्यूम या एयर में रखा गया है। यदि उसी प्लेट को हम क्या करें, किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका 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 जो वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन हो, तो जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ई बराबर ε/2ε। या हम जानते हैं, अगर इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता के साथ कंपेयर करें तो लिखें, तो उसके हिसाब से लिख देंगे ई बराबर सिग्मा/2ε0 के, जहाँ पे के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर फॉर्म लिखें, तो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा/2ε0 के इंटू एन कैप, और एन कैप क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। यहां से भी स्पष्ट हो गया कि ई बराबर सिग्मा/2ε0 है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये जो प्लेट है, जो सीट है, वो उसकी ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो न तो क्षेत्रफल पे, प्लेट के क्षेत्रफल पे निर्भर कर रही है, और न ही किस पे निर्भर कर रही है, न ही वो बिंदु जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी पर भी निर्भर नहीं करती है, न तो एरिया पे निर्भर कर रही है और न ही डिस्टेंस पे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।